नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर। नवीनतम बैच प्रारंभ हो चुका है बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरी व्यवस्था आपकी तैयारी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी से लेकर के शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान से लेकर के ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट आपके तैयार करवाए जाते हैं को करिकुलर के साथ भी। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में करवाई जाती है, यानी कि 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर। पूरी डिटेल से जानकारी आपको अभी बीच में बताऊंगा कैसे आपको जुड़ना है। बहरहाल स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर संख्या 1 के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री का पहला अध्याय। पहला अध्याय कहना उचित होगा या फिर पूरी यूनिट कहना उचित होगा, ये आप डिसाइड करें, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से ना केवल चैप्टर एक अगर मैं समझूंगा, 3 चैप्टर के माध्यम से आपको पूरा यूनिट नंबर 1 समझाने का प्रयास करूंगा। और मेरा मंतव्य होता है कि आपको नॉलेज दिया जाए। मैं चाहूं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको साहित्यिक स्रोत बता दूं, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में आपको पूरा तात्विक स्रोत बता दूं, और तीसरी वीडियो में यानी तीसरे चैप्टर में हम आपको अभिलेखीय स्रोत बता दूं या पुरातात्विक स्रोत बता दूं या विदेशी यात्री के विवरण बता दूं, और इस तरीके से 3 चैप्टर के माध्यम से आपको मैं समझाऊं। लेकिन यह आज का जो वीडियो होगा, अगर आप पहले वीडियो देखेंगे, इतना जबरदस्त आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। पहले चैप्टर जो है, जिसको मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन मैंने किया हो, आप लोगों ने देखा होगा। पहले चैप्टर में आपको सोर्सेस ऑफ स्टडीज यानी कि लिटरेरी सोर्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ना है। विस्तार से आपको साहित्यिक स्रोत और तमाम प्रकार के अभिलेखीय स्रोत और तमाम प्रकार के जो विदेशी यात्री आए उस समय 647 ईस्वी से लेकर के और 1206 ईस्वी तक के समय काल के दौरान लगभग 600 वर्षों में जो जो घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं को हम जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, उन घटनाओं के बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, इन सब की जानकारी कैसे प्राप्त हुई है, किन किन विदेशी यात्रियों के विवरण ने दिया है, सब कुछ जानकारी वेल डिटेल तरीके से आपको बताने का प्रयास रहेगा। आइए चर्चा करते हैं हम इस पूरे लेक्चर को बहुत ही बारीकी के साथ। जो बच्चे हमारे साथ अभी नए जुड़ रहे हैं, उनको बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा मंच है जो कि बीए के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल रहा है। पिछले 7 वर्षों से आपके क्षेत्र में बड़ा काम किया जा रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर न्यू बैच 2026-27, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी भारत का राजनीतिक इतिहास, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास आपको पढ़ना है 647 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक के समय के काल के बारे में। 647 का जो समय काल है, इसकी बात की है तो इस समय हर्षवर्धन का पतन हो रहा था, यानी हर्षवर्धन का साम्राज्य धीरे धीरे ढल रहा था। और उसी समय आप देखते 1206 ईस्वी का जो समय काल है, उस समय में क्या हो रहा था, उस समय में एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। और पूरी डिटेल से जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो 647 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक का पूरा इतिहास आज की वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यूनिट नंबर 1 चैप्टर संख्या 1 के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी, यानी कि यूनिट नंबर 1 पूरा संपूर्ण चर्चा कर लूंगा, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने लगाए हैं तो वो भी आपको डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरे यूनिट में हम बाद में चर्चा करेंगे द पॉलिटिकल जो है सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर हर्षास डेथ, यानी हर्षवर्धन के डेथ के उपरांत जो उत्तर भारत का राजनीतिक स्थिति रही वो कैसी रही, क्योंकि एक ऐसी स्थिति बन जाती जो स्थिति उस समय भारतीय जनमानस के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति थी। छोटे छोटे राज्य में सारी चीजें बदल रही थी। ये सब मैं आप समझाया हूँ सिलेबस डिस्कशन के दौरान, तो उसको मैं चर्चा करूंगा। यूनिट नंबर 2 में कई चैप्टर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लंबा यूनिट है। वैसे ये भी लंबा है, लेकिन इसको मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए हेडिंग डालिएगा, अध्ययन के स्रोत, साहित्यिक स्रोत सबसे पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, अध्ययन के स्रोत का परिचय। सबसे पहले किसी भी अध्ययन की स्रोत की बात की जाए, कोई भी इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं बेटा 647 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक का इतिहास। ठीक है, इस इतिहास के दौरान आप देखते हैं उत्तर भारत का इतिहास हमको पढ़ना है, नॉर्थ इंडिया। उसको समझने के लिए हमें उस काल के उपलब्ध स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। किसी भी इतिहास को समझने के लिए हमको उस कालखंड में जो जो घटनाएं घटित हुई वो कैसे पता चले, या तो कोई सिक्के वगैरह मिले होंगे उस पर लिखा हुआ होगा, या फिर कुछ हमको स्रोत मिले होंगे आर्कियोलॉजी से, पुरातत्व डिपार्टमेंट से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर जो भी सर्वे हैं विश्व स्तर पर, उन सभी से जो जानकारी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग। और या फिर कोई विदेशी यात्री आएगा, वो अपना विवरण लिखेगा, पुस्तक लिखेगा, उसमें मिलेगी जानकारी, या फिर भारतीय जो धर्म ग्रंथ है या साहित्य है उसमें जानकारी मिलेगी। इन तमाम प्रकार की जानकारी जो होती है हमको मिलती है, और उनके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि उस समय कैसा समाज रहा होगा, कैसी पॉलिटिकल सिचुएशन रही होगी, और किस तरीके का पूरा माहौल रहा होगा। ठीक है, राजनीतिक स्थिति कैसी रही होगी। इस काल में कोई ऐसा केंद्रीकृत इतिहास लेखन नहीं था जैसा आज होता है, इसलिए हमें इतिहास की जानकारी मुख्यतः 3 प्रकार के स्रोतों से मिलती है।
वह 3 प्रकार के स्रोत कौन कौन से बेटा? पहला स्रोत आपका होता है, पहला स्रोत आपका है बाबू, पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में भी एक होता है धार्मिक साहित्य और एक होता है आपका ऐतिहासिक साहित्य या इतिहास साहित्य। धार्मिक साहित्य ऐतिहासिक दोनों को चर्चा करेंगे। लिटरेरी सोर्सेस आप जो है एंशिएंट इंडिया बेसिकली उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास समझने के संदर्भ में। दूसरी बात है अभिलेखीय स्रोत, यानी कि जो एक प्रकार से बोल सकते हैं रिकॉर्ड सोर्सेज जिसको आप बोलते हैं, एपिग्राफिक स्रोत, ठीक है, अभिलेख जो तमाम सारे मिले हैं। और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, यानी जो भी एक प्रकार से विदेशी यात्री भारत में आए उस दौरान राजा महाराजाओं के यहाँ पर, उन्होंने उस समय की भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास के बारे में बढ़िया जानकारी दी है, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इस तरीके से इन तीनों स्रोतों के माध्यम से हम भारतीय इतिहास के, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास है, हर्षवर्धन के बाद से लेकर के और मुगल सल्तनत के बीच, सॉरी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले उसके बीच का जो समय काल है, जो एकदम छिन्न भिन्न का काल रहा, उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला स्रोत आपका है साहित्यिक स्रोतों का विश्लेषण करते हैं बारीकी के साथ। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला जो है, मैंने आपको बताया था 2 साहित्य स्रोत हैं, एक धार्मिक साहित्य और एक आपका ऐतिहासिक साहित्य। तो सबसे पहले धार्मिक साहित्य को देख लेते हैं कि धार्मिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथों में हमको जानकारी मिलती है। क्योंकि उस समय आप देखते हैं कि बौद्ध काल या जैन काल अपने चरम पर था और सनातन धर्म की जो पुस्तकें बेसिकली जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो उससे पहले, या महाकाव्य काल उससे पहले के समय के बारे में जानकारी देता है, इस समय के बारे में जानकारी नहीं देता है। कुछ एकाध पुराणों में, स्कंद पुराण या वायु पुराण में, विष्णु पुराण में कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन बेसिकली जो जानकारी हमको धार्मिक साहित्य से मिलती है, बौद्ध और जैन साहित्य से मिलती है इस समय के बारे में। तो सबसे पहली बात है धार्मिक साहित्य, हेडिंग डालिएगा धार्मिक साहित्य। देखिएगा बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य की अगर बात की जाए तो बौद्ध साहित्य से जानकारी देखिए। बौद्ध साहित्य विशेषकर पाल वंश, ठीक है, जो पाल वंश रहा गुजरात का 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, उसके समय में खूब फला फूला, ठीक है, और पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे। पाल वंश का संरक्षण दिया, पाल वंश के जो है शासक जो थे वो बौद्ध धर्म को संरक्षित करते थे। बौद्ध धर्म उस समय अपने उफान पर था, बौद्ध धर्म की रिस्पेक्ट हो रही थी, बौद्ध धर्म जो है कहीं ना कहीं पे सबसे ज्यादा मान्य धर्म था। पाल वंश के जो राजा रहे हैं, चाहे गोपाल रहे हो या फिर कोई धर्मपाल रहे हो, वो सभी लोगों ने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। इस धर्म के ग्रंथों से उस काल के धार्मिक इतिहास, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश या इतिहास की जानकारी हमको मिल जाती है। तो बौद्ध धर्म मतलब कि जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, उस बौद्ध ग्रंथ में हमको इन पाल वंश के शासकों के बारे में या उसके जो समकालीन शासक रहे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ग्रंथ है, जैसे पहला ग्रंथ अगर आप देखें पाल मतलब इसका बौद्ध ग्रंथ, उसका ग्रंथ का नाम है दीपवंश और दूसरा ग्रंथ है महावंश। ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो कि बेसिकली जानकारी देते बौद्ध ग्रंथ हैं, जो कि इस समय 647 से लेकर के 1206 ईस्वी तक का जो इतिहास है इसके दौरान की कुछ जानकारी देते हैं। स्थान है श्रीलंका इसका, ठीक है, दीपवंश और महावंश। भाषा पाली, पाली भाषा में लिखा गया है ये ग्रंथ, ठीक है। दीपवंश की अगर बात की जाए तो लगभग 4वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, बाद में संशोधित भी इसमें मतलब कि संशोधन किया गया, बदलाव किया गया। और महावंश में 5 पाल शासकों के, महावंश में किसके, महावंश में पाल शासकों के बौद्ध धर्म समर्थन का वर्णन, बौद्ध विहारों की स्थापना कैसे होती थी, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के विकास का आपको उल्लेख मिलता है कहां पर, महावंश नाम के ग्रंथ में। दीपवंश में भी कुछ जानकारी मिलती है और महावंश में पाल शासकों के बारे में जानकारी पूरी डिटेल से मिलती है कि पाल शासक कैसे थे, किसके अनुयायी थे, धर्म किस धर्म को मानते थे, बौद्ध विहार जो है उनके बारे में वर्णन मिलता है, पूरी डिटेल से जानकारी मिलती है। पाल राजा जो था उसका नाम था, एक राजा था धर्मपाल और दूसरा राजा था देवपाल। ऐसे और भी शासक हैं, लेकिन ये जो 2 शासक हैं धर्मपाल और देवपाल, इनके काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खूब हुआ और इसका स्पष्ट प्रमाण इन ग्रंथों से मिलता है, किससे, महावंश और दीपवंश से। इसके बारे में धर्मपाल और देवपाल के बारे में बढ़िया जानकारी मिलती है, जो कि पाल वंश के बढ़िया शासक हैं, इंपॉर्टेंट शासक हैं, ठीक है, धर्मपाल और देवपाल। गोपाल जो था पाल वंश का संस्थापक था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो पाल वंश के बारे में डिटेल से जानकारी आप देखते हैं वो मिलती है हमको किससे, इस दीपवंश और महावंश नाम के ग्रंथों से, पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ आपका आता है, दूसरा ग्रंथ है भैया, उसका नाम है तारनाथ की तिब्बती इतिहास पुस्तक, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। देखिए इसके लेखक तारनाथ स्वयं है, 16वीं शताब्दी का तिब्बती लेखक पर पुरानी परंपराओं का संकलन, ठीक है, इन पर पड़ा है। महत्व इसका यह है कि पाल वंश के अनेक राजाओं के कार्य जो किए गए, उन राजाओं ने क्या उपलब्धियां थी उनकी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो था उसका विनाश कैसे हुआ, इस मतलब कि इसमें तारनाथ की जो तिब्बती इतिहास पुस्तक है इसमें
नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी जिसका विकास किया गया था, ठीक है, जिसको जला दिया गया था, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी लिखी है। बौद्ध धर्म के ह्रास यानी बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ, बौद्ध धर्म में जो कमियां आई, उनकी पूरा एक सिस्टमेटिकल वे में यानी कि एक व्यवस्थित क्रम में वर्णन किया गया है। इन सभी विषयों की ऐतिहासिक जानकारी यानी सिस्टमेटिकल व्यवस्थित क्रम में जानकारी हमको मिलती है सारनाथ की तिब्बती इतिहास की पुस्तक में। ये मैंने विशेष संदर्भ में नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, ताकि आप इन चीजों को जान पाए, समझ पाए। ये जानकारी मतलब विदेशी मतलब कि ये क्या है, ये एक प्रकार से पुस्तक है, धार्मिक पुस्तकें हैं, बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं। अब बौद्ध धर्म की पुस्तकें आपकी हो गई। अब दूसरी पुस्तकें या दूसरा धर्म जो है उस समय अपने जो एक प्रकार से चरम पर था, उस धर्म का नाम है जैन धर्म। जैन धर्म में भी कुछ जानकारी मिलती है उस समय के इतिहास के बारे में। दूसरा जैन धर्म या जैन साहित्य। देखिए जैन साहित्य में ग्रंथ है तृष्टिशलाका, तृष्टिशलाका पुरुष चरित्र। इसके लेखक है हेमचंद्राचार्य, 12वीं शताब्दी के आचार्य हैं। स्थान गुजरात इनका जो है लेखक का। इसका जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। विवरण की अगर बात की जाए बेटा, तो चालुक्य वंश के राजाओं की जानकारी आप देखते हैं। चालुक्य वंश के जितने भी राजा हुए हैं उनके बारे में बढ़िया से जानकारी हमको इस ग्रंथ में मिलती है जैन साहित्य की, ठीक है। सामाजिक संरचना कैसी थी उस समय राजाओं महाराजाओं की, नारियों की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति, शासन की नीतियां कैसी बनती थी, इन सभी का उल्लेख जो है इस ग्रंथ में हमको मिलता है। किस ग्रंथ में बेटा, ग्रंथ का नाम लिख लीजिएगा तृष्टिशलाका, ठीक है, जैन साहित्य का एक ग्रंथ है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं लिया जाता है, लेकिन हाँ जरूरी है आपको जानना, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख पाए। अन्य जैन ग्रंथों में भी तमाम प्रकार के ग्रंथ हैं जो कि जानकारी हमको देते हैं, जैसे कि परिशिष्ट पर्व, कथा कोश, प्रबंध कोश। इन सभी ग्रंथों से भी उस समय के यानी उस जिस समय ग्रंथ लिखे गए यानी 647 के बाद के आसपास और 12वीं शताब्दी के बीच के ग्रंथ हैं, इनसे भी उस समय के बारे में तत्कालीन स्थिति यानी कि उस समय के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है, ठीक है। राजाओं महाराजाओं के जीवन का विवरण भी मिल जाता है इन ग्रंथों में। प्रबंध कोश हो गया, कथा कोश है, परिशिष्ट पर्व, इन सभी में, ठीक है। इस तरीके से जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में आप देखते हैं उस समय के बारे में बढ़िया जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हिंदू धार्मिक साहित्य, क्योंकि उस समय हिंदू धार्मिक साहित्य में उतनी पुस्तकें नहीं लिखी गई। हालांकि ये ग्रंथ मुख्यतः धार्मिक और पौराणिक है, फिर भी कई स्थानों पर राजवंशों की उत्पत्ति कैसे होती है इसमें पुराणों में जानकारी मिलती है। वंशावलियां राजा महाराजाओं की, राजा प्रजा का संबंध कैसे है और राजा के कर्तव्यों का उल्लेख जो है ये हिंदू धर्म साहित्य में मिल जाता है। तो इस तरीके से आपने धार्मिक साहित्य में देखा, जैसे कि ग्रंथ में आप देखें स्कंद पुराण में जानकारी कुछ मिलती है, वायु पुराण में मिल जाती है और विष्णु पुराण में हमको जानकारी मिल जाती है उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। विवरण में आप लिख सकते हैं, इनमें कुछ ऐसे वर्णन है जो हमें तत्कालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। उस समय पॉलिटिकल जो एक प्रकार से थॉट से राजनीतिक विचारधारा वो कैसी थी, सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, सामाजिक संरचनाएं कैसी थी, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी हमको पुराणों से, स्कंद पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों से मिल जाती है। हालांकि ये ग्रंथों से जो जानकारी मिलती है उतनी प्रमाणिक नहीं होती है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, लेकिन हाँ जानकारी मिलती है, सामाजिक जानकारी, राजनीतिक, धार्मिक साहित्य, ये सब जानकारी हमको मिल जाती है। तो इस तरीके से बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और हिंदू धर्म ग्रंथों में 647 से लेकर के 1206 ईस्वी तक का जो इतिहास है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, उसमें कुछ इस तरीके से जानकारी मिलती है पाल वंश के बारे में, ठीक है, और तमाम प्रकार के शासक उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे चल करके तमाम प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिसके बारे में बेहतर से जानकारी मिलेगी। ऐतिहासिक साहित्य हेडिंग डालिएगा दूसरा। तो अभी तक आपने धार्मिक साहित्य देखा, इसमें आप पढ़ रहे हैं जो है सोर्सेस ऑफ जो है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास की कैसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत और आपका विदेशी यात्रियों का विवरण वगैरह सब कुछ आप पढ़ रहे हैं आज की वीडियो के माध्यम से। तो साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक साहित्य जो मैं पढ़ चुका अभी, और एक दूसरा होता है आपका ऐतिहासिक साहित्य जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक साहित्य हेडिंग डालिएगा, ऐतिहासिक साहित्य यानी हिस्टोरिकल और सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ये भी उतनी प्रमाणिक नहीं, लेकिन हाँ बहुत प्रमाणिक है, इसके कई सारे फैक्ट हमको मिलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना, तो जुड़ सकते हो आप 9161936062, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर एसएमएस क्या कीजिएगा, अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम, वैसे आप 3rd सेमेस्टर में है, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर पर आप एसएमएस करेंगे जैसे ही 9161936062 पर आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, QR कोड, ठीक है, गूगल पे का। उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। जैसे ही 100 रुपए आप फीस जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, यानी कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा जाएगा। वहां पर आपको क्या मिलेगा,
लाइव क्लास की लिंक मिलेगी आपको। जो वीडियो यूट्यूब पर हो रही है वो सारी क्लासेस आपको यूट्यूब की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, इकट्ठा मिल जाएंगी, और साथ ही साथ में कुछ जो अनलिस्टेड या प्राइवेट क्लासेस होंगी वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि जो हमारे पीडीएफ नोट्स जो कि एक उच्च गुणवत्ता की द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, वो पीडीएफ नोट्स आपको एक प्रकार से मिलेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में। आपके पास पर्सनली भी नोट्स मिल जाएंगे, सभी चैप्टर्स के नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। जैसे पहले यूनिट का नोट्स तैयार किया गया, ऐसे ही यूनिट 2, 3, 4, 5 इस तरीके से नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बारीकी के साथ चीजें मैं आपको समझाऊंगा। लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स ये सब तो आपको मिलेंगे ही। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके यहाँ पर ध्यान रखेंगे तीनों सब्जेक्ट, 3 मेजर सब्जेक्ट आपके जो होते हैं या 2 मेजर सब्जेक्ट जो भी हैं, एक माइनर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, अगर होगा तो माइनर का भी, और को करिकुलर का तो होगा ही सभी विश्वविद्यालयों में, ठीक है। तो को करिकुलर की अगर बात की जाए, इसका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा और सभी विश्वविद्यालय में। इसको लेकर के 10 प्रैक्टिस सेट पहले से तैयार किया गया, यानी 1000 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपको आंसर के साथ विद डिस्क्रिप्शन सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी यहाँ पर, यानी 5-6 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र, मतलब 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी, ऐसा कहीं पर नहीं मिलेगा। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज या पुस्तक खरीदेंगे तो लगभग आप सीरीज खरीदेंगे तो 60 रुपए का नोट्स वगैरह मिलता है मार्केट में। पुस्तक खरीदेंगे 200 से 150 रुपए की पुस्तक, 300 रुपए की पुस्तक आती है, 1000 रुपए की पुस्तक आप खरीदेंगे 5 की, ठीक है। और आप अगर जो है कोर्स नोट्स भी लेंगे तो नोट्स आपका बाद में आता है, और उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें भी आपको लगभग में 300-400 रुपए लग जाएंगे, ठीक है। 60-60 रुपए के आते तो 56-30-300 रुपए आपके 5 सब्जेक्ट के नोट्स के हो जाएंगे सीरीज के। अगर आप हमसे जुड़ते तो फायदा क्या होगा, आपको वीडियो भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेंगे, आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाओगे। कोई भी जानकारी आपको नहीं पता है या कुछ भी आप डाउट में है तो आप हमसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे हम डायरेक्टली, आप हमसे बात कर पाएंगे, आप हमसे जुड़ पाएंगे। तो एक बड़ा फायदा आपके लिए होने वाला है, तुरंत जुड़ जाइए। केवल 100 रुपए में आपके लिए फीस कर दी गई, इतनी सस्ती फीस रख दी गई ताकि हर बच्चा जुड़ जाए बीए का। 100 रुपए सभी के पास होते हैं जनरली, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसके पास 100 रुपए आज के युग में ना हो, सभी के पास होता है। तो 100 रुपए में आप जुड़ेंगे, इसका इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपका आगे चल करके। आपको हिंदी मतलब किसी से एंशिएंट हिस्ट्री से नेट जेआरएफ करना है, टीजीटी पीजीटी या किसी भी सब्जेक्ट से, आपको जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको मिलेगी यहाँ पर। केवल ऐसे नहीं कि केवल एंशिएंट हिस्ट्री मिलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री के साथ आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट आपका को करिकुलर तो मिलेगा ही। अरे सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे मात्र 100 रुपए फीस में। आप किसी भी विश्वविद्यालय किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, मासा कुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। बिहार के विश्वविद्यालय या तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय, उन सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखें, सिलेबस ध्यान रखिएगा, सिलेबस यही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो सकता है थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी डिटेल से जानकारी मैंने दे दी, तो जिनको भी जुड़ना है तुरंत जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको परीक्षा के अंतिम दौरान में मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, ठीक है, रिवीजन क्लास का नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें आपको जो ऑब्जेक्ट जो पीडीएफ मिलेगा उसमें एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनके डिस्क्रिप्शन विस्तार से लिख करके कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर पूरा लिखा रहेगा आपको। जैसे अभी इसी में आप देखेंगे लास्ट में मैं एक टेस्ट सीरीज भी लगा देता हूँ। जैसे चैप्टर संख्या 1 जैसे समाप्त होगी तो एक टेस्ट आपको मिल जाएगा, उस टेस्ट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। समझे ऐतिहासिक साहित्य क्या है बेटा। ऐतिहासिक साहित्य की अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक साहित्य समझे, ऐतिहासिक साहित्य में इसे हर्षचरित जो रचना है उसको लिखा है किसने, बाणभट्ट ने लिखा है इस रचना को। 7वीं शताब्दी की रचना है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट जी। इन्होंने एक प्रकार से हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में, हर्षवर्धन के बाद के साहित्य और हर्षवर्धन से पहले पूरी जानकारी लिखी है। भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा में हर्षचरित नाम का ग्रंथ लिखा गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर्षवर्धन के पिताजी का क्या नाम था, राज्यवर्धन उनके भाई का नाम था, सॉरी प्रभाकर वर्धन उनके पिताजी का नाम था, राज्यवर्धन भाई का नाम था, राजश्री उनकी बहन का नाम था, ठीक है। हर्षवर्धन के इस मतलब के बारे में अगर बताए, इस बाणभट्ट की पुस्तक मतलब जो बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, उसके बारे में अगर बताया जाए तो हर्षवर्धन के राजनीतिक जीवन, उनका प्रशासन कैसा था, धार्मिक नीतियां उन्होंने क्या क्या अपनाई, दक्षिणी और पश्चिमी भारत के साथ संबंध उनका कैसा था, दान कैसे देते थे वो, कल्याणकारी नीतियां कैसे बनाते थे हर्षवर्धन, ठीक है। इन सब का जीवंत वर्णन जो है, चूंकि
हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, मतलब हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट जी। तो जो कुछ भी जानकारी लिखते हैं वो बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है और बिल्कुल प्रमाण के साथ लिखते हैं, यानी कि उन्हीं समय उन्हीं के दरबार में रहते थे तो उन्होंने बढ़िया तरीके से लिखा। दूसरी बात, कन्नौज की सभा, बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव, राजा की उदारता का जिक्र भी इस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है, हर्षचरित्र में। साथ ही साथ तत्कालीन समाज, उस समय का समाज कैसा था, उस समय साहित्य में क्या चीजें लिखी जा रही थी, शिक्षा कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, इन सभी के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ दास व्यवस्था जो थी, ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती है। थोड़ी बहुत झलक भी मिल जाती है दास व्यवस्था की, लेकिन बाकी चीजों की पूरी जानकारी भी इस ग्रंथ में मिल जाती है। इसमें हर्षचरित में, जो कि बाणभट्ट की रचना है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है, और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है, इसीलिए उनके हर्षवर्धन के नाम से रचना लिखी हर्षचरित। चरित माने उनके पूरे जीवन का वृत्तांत कह सकते हैं। तो हर्षचरित से हर्षवर्धन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। दूसरी पुस्तक है ऐतिहासिक पुस्तक और सबसे प्रमाणिक पुस्तक इतिहास की मानी जाती है। पहली ऐतिहासिक प्रमाणिक पुस्तक ऐसी है जो कि बहुत ही फेमस है, उसका नाम है कल्हड़ की राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी पुस्तक का नाम है। कल्हड़ नाम के लेखक है जो कश्मीर के निवासी थे, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, राज तरंगड़ी को। 12वीं शताब्दी की रचना है, संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा है और इनका स्थान है कल्हड़ जो है वो कश्मीर के निवासी थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पूरी डिटेल से जानकारी इसमें भी मिलती है। अब देखिए इसको लेकर कुछ नोट्स देखें। इस पुस्तक का महत्व यह है कि भारत का पहला वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है कल्हड़ की राज तरंगड़ी को। दूसरी बात, इस ग्रंथ की यह विशेषता है बेटा कि कश्मीर के 107 राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत है, यानी कि एक एक क्रम करके, पूरा एक क्रम से लेकर के पहले राजा, दूसरे राजा, तीसरे, चौथे, पांचवें, और उनकी उपलब्धियां, उनकी विशेषताएं, उनका समयकाल, सब एकदम ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इन्होंने 107 राजाओं के बारे में बताया। किसने? कल्हड़ ने, जो राज तरंगड़ी पुस्तक है उसमें लिखा है पूरा डिटेल से। इसके साथ साथ घटनाओं के साथ साथ तिथि, स्थानीय घटनाएं कहां पर हुई हैं, उस स्थान का, घटनाओं की तिथि क्या रही उस तिथि को, और परिणाम क्या निकला उन घटनाओं का, परिणाम, तिथि और स्थान, उसका विशेष उल्लेख करते हैं। इसीलिए इनकी रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती है, ऐतिहासिक मानी जाती है। राजा हर्ष के समय की भ्रष्टाचार, महंगाई, दुर्व्यवस्था आदि की आलोचना भी करता है यह ग्रंथ। तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी जो है बहुत जानकारी देता है, चाहे वो कश्मीर की राजा मुक्तापीठ रहे उनके बारे में जानकारी हो या अन्य राजाओं के बारे में जानकारी की बात हो, ठीक है। आगे देखिएगा, तीसरी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह एक साहित्यिक ग्रंथ है, और यह साहित्य है, हिंदी साहित्य का एक ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद्रबरदाई नाम के एक विद्वान ने। चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। लेखक है चंद्रबरदाई, भाषा है इसकी ब्रज, ठीक है, ब्रज भाषा बेसिकली नहीं है इसकी, इसकी भाषा पृथ्वीराज रासो की अपभ्रंश से मिश्रित है, तो ब्रज भाषा लिखना उचित नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ब्रज भाषा से ही संबंधित कुछ भाषा है। इसमें आपके ब्रज और जो है अवहट्य और मतलब की भाषाओं की थोड़ा सा झलक मिलती है। 12वीं शताब्दी के आसपास इस पुस्तक का सृजन किया गया। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित ये पुस्तक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के संघर्ष का वीर रस से भरा हुआ वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। 1191 और 1192 में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध का मेंशन किया गया है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ही रहा करते थे और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रह करके उन्होंने तमाम चीजें लिखी और उनके साथ में उनके बड़े अच्छे मित्र थे, ठीक है। इनमें कई अतिशयोक्तियां हैं, परंतु यह ग्रंथ चौहान कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिवेश की भावना को दर्शाता है। तथ्यों का तो उतना विश्लेषण नहीं करता या उतने तथ्य फैक्ट तो नहीं बता पाता ऐतिहासिक तरीके से, लेकिन हाँ, उस समय के बारे में इतनी जानकारी जो है एक व्यवहारिक जानकारी देने वाला ग्रंथ और कोई नहीं रहा जो एक प्रकार से रहा। तो यानी पूरा चहमान वंश के बारे में जानकारी देता है ये। इसमें दिल्ली और अजमेर के साम्राज्य के बारे में, युद्ध नीतियां कैसी बनाते थे लोग, शौर्य और कूटनीति की झलक आपको इस ग्रंथ में दिखाई पड़ती है। इस तरीके से आपने ये ऐतिहासिक ग्रंथों को समझा। ऐसे कुछ और ऐतिहासिक ग्रंथों में जैसे कि भोजराज ग्रंथ और अन्य काव्य, जैसे कि राजा भोज का मालवा के परमार शासक के बारे में उनके दरबार के विद्वानों से भरा हुआ पड़ा है। राजा भोज अपने आप में एक विद्वान भी है, तो खुद भी लिखते थे। उनके काल के ग्रंथ जैसे कि सरस्वती कंठाभरण हो गया, राजमार्तंड हो गया, इन सभी में राजनीति, समाज और साथ ही साथ में शास्त्रों की जानकारी भी मिलती है। तो कुल मिलाकर के ऐसे तमाम प्रकार के लेखक और राजा हुए जिनके दरबार में कवि रहते थे, वो सभी लोगों ने ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे, जिनमें जो प्रमाणिक ग्रंथ थे उनके बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ स्मृति ग्रंथ मतलब कि कुछ और तात्विक एवं स्मृति ग्रंथ हैं जैसे, जिनके बारे में भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। जैसे कि तात्विक और स्मृति ग्रंथ, जैसे मनुस्मृति से भी जानकारी मिलती है, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति,
इन ग्रंथों में उस काल की कानूनी व्यवस्था कैसी रहनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था, न्याय प्रणाली और राजधर्म का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे, इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे, या हमें उस युग की राजनीतिक चेतना, साथ ही साथ में विधिक यानी कि कानूनी समझ को जानने का अवसर देता है। जो स्मृतियां हैं तमाम सारी, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति, इसमें उस समय कानूनी व्यवस्था और राजनीतिक चेतना के बारे में बढ़िया जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहे कुछ साहित्यिक और धार्मिक साहित्य के ग्रंथ। बेसिकली साहित्य ग्रंथ, जिसमें साहित्यिक ग्रंथों में हमने धार्मिक और आपके ऐतिहासिक साहित्य, दोनों साहित्य को आपको बहुत ही बारीकी के साथ बताया। अब आगे बढ़ते और चीजों को जानने का प्रयास करते। तो यहाँ पर आप चाहते एक चैप्टर यहाँ पर आपको समाप्त कर देता मैं, और फिर दूसरे चैप्टर के लिए बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता और भी चीजों को जानने का प्रयास करता हूँ। अगर आप कहे तो एक चैप्टर इसको पढ़ा करके फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा दो इसका, लेकिन चलिए आप पढ़ लीजिए आगे चल करके, फिर पढ़ लीजिएगा। दूसरा हेडिंग डालिएगा बेटा, कुछ विदेशी यात्री हमारे यहाँ पर है, विदेशी यात्रियों का विवरण और उनका ऐतिहासिक महत्व। ठीक है, जैसे कि विदेशी यात्रियों के विवरण की अगर बात की जाए, उसमें कई सारे विदेशी यात्री आए हमारे यहाँ पर। आप लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि नोट्स मैंने तैयार कर लिया, सब आपको मिलते रहेंगे, परेशान नहीं होना है। भारत का इतिहास केवल भारतीय लेखकों और शासकों के अभिलेखों से नहीं जाना जाता, बल्कि विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत यानी ट्रिवलाग जिसको आप कहते हैं, उससे भी ऐतिहासिक अध्ययन से महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। क्योंकि जो विदेशी लोग भारत में आए हैं, उन्होंने भारत के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखा है, जो सत्य था वही लिखा। क्योंकि अपने यहाँ के लोग जब लिखते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने राजा के बारे में लिखेगा, जिस राजा के यहाँ पर रहता है, उसकी बड़ाई तो करना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे ही जब अपने लेखक लिखेंगे तो अपने भारत की बड़ाई करेंगे, लेकिन जब विदेशी लिखेगा तो भारत की बड़ाई नहीं करेगा, जो भारत में वास्तविक होगा उसी को बताएगा। उसको किसी प्रकार मतलब की जो है झुकाव नहीं होगा, वो तटस्थ होकर के लिखेगा। तो इसीलिए ये भी प्रमाणिक माना जाता है। ये यात्री अपने अपने देशों से भारत आए और उन्होंने जो कुछ भी देखा, अनुभव किया, उसको विस्तार से लिखने का काम किया। इससे उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल जो जीवन है, लाइफ है, उसके बारे में एक बढ़िया जानकारी, एक बढ़िया चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। आइए एक एक करके विदेशी यात्रियों के विवरण को समझते, जो उस समय के बेसिकली 647 से लेकर के 1206 ईस्वी के दौरान आए। ठीक है, मुख्य विदेशी यात्री, इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स। पहला विद्वान है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की अगर बात की जाए, युआन चांग भी इसको कहते हैं। ठीक है, चाइना का था यानी चीन का था, चान आन से आया था ये। ठीक है, 630 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत में यात्रा करी इसने, मतलब रहा। शासक के समय की अगर बात की तो इस समय शासक जो थे हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी, सीयूकी नाम की पुस्तक लिखता है। इसका हिंदी में मतलब, ये चाइना में पुस्तक का नाम है, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय यात्रा का रिकॉर्ड। भारतीय यात्रा का रिकॉर्ड हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, या भारतीय यात्रा का एक प्रकार से जो रिकॉर्ड में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजें शामिल कर सकते हैं। सीयूकी नाम का ग्रंथ जो है, उसमें पूरी भारतीय जो यात्रा के दौरान उसने जो पढ़ाई लिखाई करने आया था, पूरी जानकारी लिखता है। क्या लिखता है इसमें अपने ग्रंथ में? ये बताता है इस पुस्तक में, ह्वेनसांग ने भारत में 16 वर्षों तक भ्रमण किया। उसने हर्षवर्धन के शासनकाल को क्या कहा? हर्षवर्धन के शासनकाल को शांति, समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता से युक्त बताया। यानी कि इसने कहा सीयूकी ग्रंथ में ह्वेनसांग ने कि जो ये हर्षवर्धन का समय काल है, शांति थी इसके शासनकाल में, समृद्धि थी और धार्मिक सहिष्णुता से युक्त था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। कन्नौज महासभा में उसकी उपस्थिति ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। यानी कन्नौज की जो महासभा होती थी उसमें हर्षवर्धन का दबदबा रहता था, वो जाता था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध विहार, शिक्षा पद्धति और समाज की विविधताओं का विस्तृत वर्णन जो है किया। किसने? हर्षवर्धन के जो समय में आया था, सीयूकी नाम का, सीयूकी ग्रंथ का लेखक जो क्या नाम है उसका? युआन चांग ह्वेनसांग। ठीक है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है बेटा इस ग्रंथ का? ऐतिहासिक महत्व यह है कि ह्वेनसांग की पुस्तक से हमें हर्ष के काल की प्रशासनिक प्रणाली, धार्मिक नीति, जनजीवन और राजनीतिक स्थिरता का सटीक प्रमाण या जानकारी मिलती है, सटीक जानकारी। इसके अलावा यह ग्रंथ 7वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण चीनी दस्तावेज है, जो भारतीय इतिहास के लिए अमूल्य स्रोत बन चुका है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसने ऐसी जानकारी दी है जो शायद और कहीं पर नहीं मिल सकती। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो महान मतलब की जो महत्वपूर्ण यात्री हमारे लिए, उसका नाम है अलबरूनी। अलबरूनी की बात की तो ये भी चाइना का ही यात्री है, बेसिकली मध्य एशिया से आया था ये। ठीक है, और अलबरूनी मध्य एशिया से आया था, मध्य एशिया ने बीच एशिया से।
ख्वारिज्म यानी आज का उज्बेकिस्तान, वहीं से आया था, उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी में एक प्रकार से भारत में आया, यानी कम से कम मान लीजिएगा 1017 से लेकर के 1030 के आसपास से भारत में आया। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ में अलबरूनी भारत में आया था। पुस्तक लिखता है तहकीके हिंद, तहकीके हिंद नाम की एक पुस्तक लिखता है। उस पुस्तक में इसने ये बताता है, अलबरूनी ने भारत में कई वर्षों तक रह करके संस्कृत सीखा पहले, और हिंदू समाज, धर्म, दर्शन, शिक्षा, खगोल शास्त्र, ज्योतिष आदि का गहन अध्ययन भी किया इसने। क्योंकि राजा के यहाँ पर नौकरी करता था, राजा के साथ आया था। राजा लोग अपने साथ विद्वान लाते थे, क्योंकि उनको भाषाओं का, सभी भाषाओं का ज्ञान थोड़ी होता था, इसलिए अपने साथ विद्वान लाते थे। हर शास्त्र या विद्वान के जो विद्वान होते थे उनको बुला लाते थे, तो वो यहाँ पर आकर के पहले जो भाषा यहाँ की होती थी उनको सीखते थे, ताकि यहाँ पर शासन कर सके। यहाँ के बारे में इनको चीजें जैसे बताने के लिए होना चाहिए ना कोई व्यक्ति, तो पहले भाषाओं को सीखते थे, कल्चर को जानते थे। तो एक दो 4-5 लोग होते थे ऐसे जो कि साथ में आते थे। उनमें से जो सबसे फेमस होता था उन्हीं का नाम इतिहास में वर्णन मिल जाता है। ठीक है, उसने क्या किया, अलबरूनी ने भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था, यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था है, ब्राह्मणो वस मुखमासीद बाहुरा जान्या करता उरु तदस्य वैश्या पादाभ्याम शूद्रो जाता है। ये वर्ण व्यवस्था का श्लोक जो पुरुष सूक्त में है ऋग्वेद के, वो बताया कि भाई वर्ण व्यवस्था, श्लोक को नहीं बताया लेकिन वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया कि यहाँ 4 वर्ण थे। भाषा विविधता, भाषाओं की विविधता, यानी भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, इसको बताया। और साथ ही साथ में इसने क्या बताया, धार्मिक आस्थाओं का तुलनात्मक और वैज्ञानिक वर्णन भी इसने किया, भारत के धर्म के बारे में। ठीक है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, देखिए तहकीकी हिंद पुस्तक जो है भारत पर लिखी गई पहली तुलनात्मक समाजशास्त्रीय कृति मानी जाती है। तुलनात्मक पुस्तक इससे पहले नहीं लिखी गई थी। इसके साथ साथ इसमें न केवल हिंदू जीवन का वर्णन किया गया है, बल्कि अरब और भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। ये तहकीकी हिंद जो पुस्तक लिखता है, इसमें हिंदुओं और मुसलमानों का जो एक प्रकार से संस्कृति है उसके बीच में तुलना करी है, यानी अरब की संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसके साथ ही साथ वह गजनबी के आक्रमणों की आलोचना करता है और भारत की सांस्कृतिक महानता को स्वीकार करता है। यानी कभी कभी क्या करता है, गजनबी ने जो बार बार आक्रमण किया उसकी आलोचना भी करता है अपनी पुस्तक में। ठीक है, और उसके विवरण से हम राजनीतिक विघटन, राजाओं की स्थिति और उत्तर भारत में इस्लामी प्रभाव की जो शुरुआती रूप है उसको हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत में इस्लाम धर्म आगे बढ़ा और किस तरीके से जो है ये लोग आए, और किस तरीके से भारत में सत्ता जब बिखरी हुई थी और किस तरीके से इन लोगों ने कब्जा किया, पूरी जानकारी इस सभी ग्रंथों में हमको मिल जाती है। इस तरीके से इसका अपना एक महत्व है, जो महत्व मैंने लिख दिया। तो आपसे पूछ सकता है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय में, तो आप आसानी से इन पॉइंट्स के माध्यम से आप चीजों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तीसरा यात्री बाबू, उसका नाम क्या है, सुलेमान। सुलेमान द मर्चेंट, यानी एक विदेशी यात्री है। ये फारस देश से चला था 9वीं शताब्दी के आसपास। व्यापारी है, यात्री है, यात्रा के मतलब यात्रा करता था, अलग अलग देशों के व्यापार करता था। इसकी पुस्तक अज्ञात है, किंतु वर्णन इसने जो है किया है। अकबर अल सिंध व अल हिंद नाम की जो है लेख है, उसमें इसका वर्णन मिल जाता है। उसने भारत की समृद्धि के बारे में, व्यापारिक गतिविधियों के बारे में, साथ ही साथ में तत्कालीन शासकों की शक्ति का विवरण जो है अपने ग्रंथ में दिया है। साथ ही साथ में अरबों और भारतीयों के बीच के संबंधों का संकेत भी जो है सुलेमान ने बताया है। ऐतिहासिक महत्व जो सुलेमान के ग्रंथ का है उसकी जानकारी का है। यह विवरण भारत और अरब देशों के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को दिखाता है कि अरब यात्री और भारतीय जो विदेशी यात्री हैं, तो भारतीय यात्री और भारतीय जो व्यापारी यात्री हैं और जो विदेशी यात्री हैं अरब के, खास करके उनके बीच की क्या रिलेशनशिप है व्यापारिक। ठीक है, साथ ही साथ में भारत की नौवहन शक्ति, नौवहन यानी कि जो जलीय मार्ग है या फिर कुछ ऐसे और तमाम प्रकार शक्तियां, बंदरगाहों की स्थिति, जलमार्गों की स्थिति, धन वैभव का प्रमाण, इन सभी से इस पुस्तक में जानकारी या उसकी जानकारी मिलती है इसके विवरण से। ठीक है, ये रहा आपका सुलेमान। चौथा ग्रंथ मतलब चौथा जो विद्वान है उसका मतलब की यात्री है, वो उसका नाम है अल इदरीसी। अल इदरीसी जो है ये मुस्लिम था, स्पेन से आया था 12वीं शताब्दी में, लगभग 1150 ईस्वी के आसपास। पुस्तक इसकी है, पुस्तक का क्या नाम है, पुस्तक का नाम है टेबुला रोगेरिना। ठीक है, टेबुला रोगेरेना, यानी विश्व का मानचित्र और भूगोल। ठीक है, महत्वपूर्ण विवरण जो इसका रहा है, बेसिकली उसने भारत के भौगोलिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक क्षेत्रों का वर्णन किया, यानी जो भारत के तमाम क्षेत्रों को देखा, जाना, संस्कृति को समझा, कल्चर को समझा, व्यापारिक क्षेत्रों को देखा। उसने भारत को धन, संस्कृति और ज्ञान का देश कहा। किसने, ये था, क्या नाम है इसका, अल इदरीसी ने कहा कि भारत धन का देश है, संस्कृति यहाँ पर है
और ज्ञान है, यानी भारत धन, संस्कृति और ज्ञान का देश है, किसने कहा? अल इदरीसी ने कहा। उसका मानचित्र भारत के तत्कालीन राजनीतिक भूगोल को समझने में सहायता करता है, यानी इसने एक मानचित्र भी तैयार किया भारत का, ठीक है। उसने भारत को वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देश बताया, किसने? अल इदरीसी ने। बड़ा विद्वान आदमी था, बड़ा जानकार था, इसने डिटेल्स तरीके से भारत के बारे में बताया। इन विदेशी यात्रियों का क्या ऐतिहासिक महत्व है, इसको समझ लेते कई पॉइंट्स के माध्यम से। सबसे पहला महत्व, ये यात्री तटस्थ दृष्टिकोण से भारतीय समाज, राजनीति और धर्म को देख रहे थे, इसलिए इनकी विवरण अधिक वस्तुनिष्ठ माने जाते हैं। इनके विवरण में चूंकि क्या होती है, सबसे पहली बात क्या है, जो तटस्थ दृष्टिकोण है, यानी कि ये झुकाव नहीं है भारत की तरफ इनका, भारत से ना कोई लाग लपेट है इनका, मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि भाई ये भारत का बखान करेंगे, भारत का बखान नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी पॉइंट पा जाएंगे तो ये लिख देंगे उसको कि भाई भारत में ये गलतियां हैं या फिर ये कमियां हैं, लेकिन चूंकि कमियां इनको मिली नहीं और भारत के बारे में बड़ी जबरदस्त जानकारी इन लोगों ने लिखी, ठीक है, जो जानकारी हम समझ सकते हैं। यानी विदेशी यात्री कभी भी भारत की बड़ाई नहीं करेगा। हमारे यात्री, हमारे जो इतिहासकार है, हो सकता है कभी थोड़ा सा उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो जाए और वो इन चीजों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिख दे या जो गलतियां उनको छुपाने का प्रयास करें। लेकिन जब विदेशी यात्री कोई लिखता है तो भारत की गलतियों को ढूंढने का प्रयास करता है, वो भारत की गलतियों को छोटे से छोटे पॉइंट को लिखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जब विदेशी यात्री कोई चीज लिखता है तो बिल्कुल सटीक लिखता है, बिल्कुल सही लिखता है, उस बारे में तटस्थ रहता है, वो किसी पक्ष में झुकाव नहीं करके लिखता, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चीजों को जाना, ये सब विदेशी यात्रियों का विवरण का महत्व है। दूसरा महत्व ये है कि इनके ग्रंथों में सीधी साक्षी, मतलब कि सीधे साक्ष्य पर आधारित जानकारी होती है, साक्षी नहीं, साक्ष्य पर आधारित जानकारी होती है, जिससे राजा की नीति, राज्य की शक्ति और जनजीवन, शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक विश्वास, इन सभी को समझना बहुत ही आसान हो जाता है जब चूंकि सब एकदम क्लियर जानकारी देते हैं। तीसरी बात, ये विवरण उन भारतीय शासकों के बारे में भी जानकारी देते हैं जिनका विवरण हमारे पास भारतीय ग्रंथों में सीमित है या नहीं किया गया है, उनको भी ये लोग लिख देते हैं, ठीक है। चौथी बात, ये यात्री भारत के साथ अन्य देशों के संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने चीजों को जाना। विशेष टिप्पणी के तौर पर लिख सकते हैं, यदि हम हर्षवर्धन के समय का विवरण देखें तो केवल हर्षचरित से लें तो वह एक दरबारी दृष्टिकोण होगा, क्योंकि हर्षवर्धन के समय काल में बाण भट्ट रहते थे, तो जाहिर सी बात है जिसके दरबार में व्यक्ति रहेगा उसकी थोड़ी बहुत बड़ाई ज्यादा तो करना ही स्वाभाविक सी बात है, वो करेगा, ठीक है। तो केवल अगर हम मतलब कि हर्षचरित रचना को देखेंगे तो उतना जानकारी देने में पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब हम ह्वेन सांग के विवरण को जोड़ते हैं तो हमें एक विदेशी पर्यवेक्षक की तटस्थ दृष्टि भी मिल जाती है। यह इसलिए ये इतिहास को अधिक गहराई समझने में हमको मदद देती है। जो चीजें हो सकता है छूट गई हो या ऐसी चीजें जो हर्षवर्धन के दरबार में जो हर्षचरित में ना लिखा हो या बाण भट्ट ना लिख पाए हो, उसको विदेशी यात्रियों ने पूरा कर दिया। विदेशी यात्रियों में जो कमी, मतलब विदेशी यात्री जो नहीं लिख पाए वो भारतीय ग्रंथों ने कर दिया। यानी जब हम कई स्रोतों के अकॉर्डिंग इतिहास को समझते हैं तो इतिहास हमको सत्य और तथ्य के साथ मिलता है, और इतिहास जब तथ्य और सत्य के साथ होता तभी अच्छा माना जाता है। इतिहास को प्रमाणिक चीजों की बहुत जरूरत होती है, ऐसे में तमाम चीजें हमको मिलती हैं। अब और प्रमाणित चीजें तब हो जाती हैं जब हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल जाते हैं। आपने अभी तक क्या समझा? साहित्यिक स्रोत समझा और फिर विदेशी यात्रियों का विवरण भी समझ लिया। अब हम अभिलेखीय स्रोत, सिक्के और पुरातात्विक साक्ष्यों को नजर डालेंगे, ठीक है। बेसिकली पहली लिखेंगे अभिलेखीय स्रोत, यानी कि एपिग्राफिक सोर्सेस, इंस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं। अभिलेख इतिहास लेखन के सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं क्योंकि ये समकालीन होते हैं। क्योंकि जिस समय मिलते हैं, जैसे जो सिक्का मिला, कोई अभिलेख मिला तो राजा ने अभिलेख को खुदवाया। सिक्का राजा के समय काल का, उसमें मोहर लगी होती है, तो मोहर में एक प्रकार से तमाम चित्रकारी होती है, ठीक है। या कोई मूर्ति मिली, कोई मंदिर बनी, तो उसका हम चूर्ण निकाल करके उसका कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा उसका समय निकाल लेते हैं और उस तरीके से उस राजा के समय काल के बारे में जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। यानी कि ये एकदम से और वैज्ञानिक प्रमाणिकता के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं और ये बड़े जबरदस्त तरीके से हम जान पाते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो होते हैं ताम्रपत्र, प्रस्तर लेख यानी पत्थर पर खुदे लेख, स्तंभ लेख या मंदिरों की दीवारों पर खुदे हुए होते हैं, ठीक है, जिनसे हमको जानकारी मिल जाती है उस समय के बारे में। इनसे हमें शासकों की उपाधियां जानकारी, सिक्कों पर चूंकि अपनी उपाधियां बहुत सारे लोग खुदवाते हैं, या फिर जो स्तंभ लेख, प्रस्तर लेख होता है, पत्थरों पर खुदवा दिया, खंभों पर लगवा दिया खुदवा करके, उन पर अपनी उपलब्धियां, अपनी जो भी अपनी जो उनकी
जो है उपलब्धि है या उपाधियां उनको खुदवाते हैं, लिखवाते हैं। वंशावली लिखवा देते बहुत सारे राजा, युद्ध जो विजय प्राप्त करते हैं उस युद्धों का विजय का वर्णन लिखवाते थे पहले, भूमि दान कितना करा है उन्होंने, धार्मिक नीति क्या है उनकी, प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी वो प्रस्तर लेख इन सभी में पूरा पूरा खुदवा करके लिखवाते थे या फिर पत्थरों में लिखवा देते थे। ये सब चीजें होती थी। जैसे कि अयोध्या प्रशस्ति मिली हमको, अयोध्या प्रशस्ति यानी अयोध्या का लेख मिला है, 11वीं शताब्दी में मिला है। गढ़वाल वंश के गोविंद चंद्र का वर्णन जो है अयोध्या के लेख में मिलता है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है जहां से मैं हूँ। संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है, ठीक है, नागरी लिपि में इसको लिखा गया है, यानी जिस लिपि में लिखा हुआ है नागरी लिपि ही है, देवनागरी लिपि कहा जाता है। इसका महत्व यह है कि इसमें गोविंद चंद्र के युद्धों का वर्णन, धार्मिक दान उन्होंने कितने किए, प्रशासनिक कार्य उनका क्या क्या रहा गोविंद चंद्र का, गढ़वाल वंश के शासक है गोविंद चंद्र, तो गोविंद चंद्र के बारे में अयोध्या के लेख में बहुत जबरदस्त तरीके से जानकारी मिलती है। यह प्रमाण है कि गढ़वाल वंश ने कन्नौज क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित किया था, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से चीजें मैंने आपके लिए क्लियर कर दी। दूसरा क्या है, दूसरा आपका लेख जो है ताम्र लेख मिला बनारस से, ठीक है। इस समय मतलब एक परिप्रेक्ष्य जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पर वैसे तो बहुत अभिलेख बहुत चीजें मिली, लेकिन 647 से लेकर के 1206 ईस्वी के विशेष संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ। बनारस ताम्रपत्र जो मिला बेटा, शासक थे गोविंद चंद्र, विवरण एक ब्राह्मण को भूमि दान का विवरण जो है इस ताम्रपत्र में लिखा गया है। इसका महत्व यह है कि तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का प्रमाण, साथ ही ब्राह्मणों की स्थिति और दान प्रथा की पुष्टि यहाँ पर इस प्रस्तर लेख से या इस ताम्रपत्र लेख से हो जाती है। तीसरा जो लेख हमको मिला, कन्नौज का शिलालेख मिला। कन्नौज के शिलालेख की अगर बात की जाए तो 9वीं शताब्दी के आसपास मिला, शासक 9वीं शताब्दी के आसपास का है ये शिलालेख, कन्नौज का शिलाओं पर लिखा है। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। नागभट्ट द्वितीय वही शासक है जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये दक्षिण भारत का शासक है, लेकिन इसने उत्तर भारत के महान शासक जिनका नाम है हर्षवर्धन, उनको पराजित किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन और किसी से पराजित नहीं हुआ, लेकिन नागभट्ट द्वितीय से पराजित हो गया था। महत्व इसका यह है कन्नौज के शिलालेख का कि इसमें बताया गया है कि प्रतिहारों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इससे त्रिपक्षीय संघर्ष जो था, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में था, पाल राजा, राष्ट्रकूट शासक और प्रतिहार, इन तीनों के बीच में लड़ाइयां लगातार होती रहती थी। इन्हीं तीनों की लड़ाइयों को त्रिपक्षीय संघर्ष जाना जाता है, इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ जो हमको कन्नौज के शिलालेख से प्राप्त होता है। क्लियर, समझ में आई चीजें, आगे देखिएगा। तो ये चीजें मैं आपको सरल भाषा में लिखा हुआ, तो इसको आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई जटिल चीज आती तो उसको मैं समझा दूंगा। और चौथी बात, उदयपुर का शिलालेख हमको मिला, ठीक है। उदयपुर का शिलालेख में क्या है, लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास का शिलालेख है। इसमें क्या जानकारी मिलती है हमको, इसमें चौहान वंश यानी जो चाहमान वंश है, खास करके सामंत भद्र, पृथ्वीराज चौहान, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। चौहान शासकों के वंश, सैन्य शक्ति, राजधानी, अजमेर के गौरव का वर्णन, इन सभी के बारे में जानकारी हमको जो है पूरा चहमान वंश के बारे में जानकारी बढ़िया से मिलती है, ठीक है, उदयपुर के शिलालेख से। इसके बाद में भिलसा का शिलालेख मिला हमको। यहाँ से क्या मिला बेटा, भिलसा शिलालेख की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से मिला हमको। परमार वंश के शासकों का वर्णन इसमें मिलता है। परमारों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, पॉलिटिकल सिचुएशन, उनकी जो रिलीजियस जो है नीति थी, वो रिलीजियस नीति, धार्मिक नीतियां कैसी बनाते थे लोग, उसके बारे में बढ़िया तरीके से जानकारी मिलती है। धार उनकी राजधानी थी, ये सभी जानकारी यहीं से हमको प्राप्त हो जाती है, भिलसा शिलालेख से। अब शिलालेख आपके हो गए, अब आपके आते हैं कुछ सिक्के वगैरह। सिक्कों से क्या क्या जानकारी हमको मिली है, यहाँ पर सिक्के भी तमाम सारे हमको मिले हैं, ठीक है। वैसे सिक्कों का प्रचलन यहाँ पर थोड़ा बहुत कम हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है मुद्राएं जो चलती थी, वो सिक्कों से शासकों की आर्थिक स्थिति, धार्मिक प्रतीक, राजा की उपाधियां और भौगोलिक विस्तार का पता चलता है। जहां जहां तक उससे सिक्के मिलते हैं एक टाइप के, वहां पर लगता है कि भाई वहां तक उसके उस शासक का साम्राज्य रहा होगा, या जहां पर सिक्कों पर चूंकि राजा की उपाधियां लिखी होती थी, तो उससे भी हमको राजा की उपाधियों का पता चलता है। तो बहुत बढ़िया जानकारी हमको मिल जाती है। जैसे हर्षवर्धन के बारे में देखें, हर्षवर्धन के सिक्के धातु, चांदी और सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, तीनों प्रकार के सिक्के मिले हैं। इस सिक्कों पर राजा का स्वयं की पूजा की मुद्रा में बैठा हुआ राजा दिखाई देता था। शिव पार्वती और बुद्ध की छवियां यानी फोटो भी आपको इस पर हर्षवर्धन के सिक्कों पर आपको दिखाई देती है। महत्व इन सिक्कों का यह है कि हर्ष की धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है यहाँ से, जो कि धर्म के बारे में यानी शिव पार्वती, भगवान बुद्ध सभी के बारे में जानकारी मिलती है। राजकीय वैभव के पता चलता है, क्योंकि सोना, चांदी, तांबा सभी का सिक्का चला। मुद्रा प्रणाली की परिपक्वता भी यहाँ पर आपको दिखती है, क्योंकि मुद्रा भी इनकी बड़ी जबरदस्त मुद्रा छापते थे।
ठीक है। पाल वंश के सिक्कों की अगर बात की जाए तो पाल वंश के सिक्के देखिए बहुत दुर्लभ, परंतु कुछ ताम्र सिक्के पाए गए, तांबे के सिक्के मिले हैं लेकिन बहुत कम ही मिले हैं। ठीक है। ब्राह्मी लिपि में उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है। धार्मिक संकेतों के साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रतीक भी एक प्रकार से मान सकते हैं सिक्कों, यानी पाल वंश में बौद्ध धर्म के प्रतीकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा प्रतिहार वंश के सिक्के, गुर्जर प्रतिहार, राजा भोज और मिहिर भोज आदि के नाम वाले तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन पर अंकन क्या है, श्री मिहिर भोज लिखा हुआ है। ठीक है। मिहिर भोज के बारे में आदि 12 ये सब उपाधियां रही इनकी, मिहिर भोज की, ये सब लिखा हुआ। 12 भगवान के अवतार का उल्लेख भी सिक्कों पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिक्कों में अलग अलग अवतार का मेंशन किया गया है। ठीक है। महत्व इसका है कि प्रतिहारों की धार्मिक पहचान, वैष्णव परंपरा, जो प्रतिहार वंश के शासक थे, भगवान विष्णु के 12 अवतारों के जो मेंशन उनके सिक्कों पर मिलता है, इससे पता चलता है कि ये वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे। भगवान विष्णु के 12 अवतारों के बारे में जानकारी यहाँ से मिल जाती है। मुद्रा प्रणाली का क्षेत्रीय प्रभाव भी यहाँ पर रहा। ठीक है। इसके साथ साथ चौहानों और अन्य राजपूत वंशों का सिक्कों की अगर बात की जाए, ठीक है, प्राचीन काल में सांकेतिक मुद्राएं थी, और सांकेतिक मुद्राएं थी इसलिए सिक्कों का कम प्रचलन हुआ। पृथ्वीराज चौहान के नाम वाले सिक्के कम उपलब्ध है, परंतु लोक कथाओं और शिलालेखों से इसकी पुष्टि होती है कि सिक्के मिले हैं। ठीक है। सिक्के उस समय भी छपे थे। तो सिक्कों की इस तरीके से मैंने डिटेल में जानकारी दी। इसके बाद में तीसरी बात, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। देखिए पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजे गए तमाम सारे खंडहर, तमाम मूर्तियां, तमाम मंदिर और स्तूप, तमाम चीजें जो है हमको मिले हैं। हमें तत्कालीन वास्तुकला के बारे में जानकारी, यानी जो मूर्ति, जो आपके मंदिर मिले हैं, वास्तुकला के बारे में जानकारी देते हैं, धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में, और शासकीय शक्ति का संकेत देते हैं। इस तरीके से जरूरी हो जाता है इसको भी जानना। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हमको मिला बिहार से। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? पाल वंश के संरक्षण में इसका निर्माण हुआ था। बौद्ध शिक्षा, पुस्तकालय और वास्तुकला का एक जबरदस्त केंद्र था। यहाँ का पुस्तकालय बहुत जो है फेमस था। ठीक है। खुदाई में बिहार, छात्रावास और तमाम प्रकार की मूर्तियां भी नालंदा विश्वविद्यालय से मिली। ठीक है। इसके अलावा खजुराहो मंदिर समूह की अगर बात की जाए, खजुराहो में तमाम मंदिर मिले, मध्य प्रदेश में खजुराहो। चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। मंदिरों की दीवारों पर तमाम प्रकार के शिलालेख लिखे हुए, मंदिरों की दीवार पर खूब लिखा हुआ है खुद करके। ठीक है। और मूर्ति कला, वहां पर तमाम दीवारों पर मूर्तियां भी छपाई गई हैं, तो मूर्तियों को भी काट करके, एक पत्थर से मूर्तियों को काट काट करके बनाया गया है। ठीक है। तत्कालीन धार्मिकता, शिल्प और शाही वैभव का प्रमाण आपको यहाँ से मिल जाता है। यानी एक जबरदस्त तरीके से जानकारी हमको खजुराहो के मंदिरों से मिलती है। इसके अलावा सोमेश्वर मंदिर जो अजमेर में है, चौहान वंश का योगदान के बारे में जानकारी देती है, और राजपूत स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना या उदाहरण के रूप में आप सोमेश्वर मंदिर को देख सकते हैं। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में है, पाल शासक धर्मपाल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। और इस तरीके से आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म का एक और प्रमुख केंद्र के रूप में ये मिलता है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए ये जो पुस्तकें हैं, ये जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ये सिक्के हैं, ये ताम्रपत्र और ये सब लेख हैं, ये सब बहुत अच्छी जानकारी हमको देते हैं। ठीक है। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं, इन चैप्टर को आप पढ़ने के बाद में क्या कह सकते हैं बेटा, कि 647 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक उत्तर भारत का इतिहास समझने के लिए साहित्यिक स्रोत, जिसमें धार्मिक साहित्य और आपका ऐतिहासिक साहित्य, वो विदेशी यात्रियों के वृतांत, अभिलेख, सिक्के और पुरातात्विक साक्ष्य मिल करके एक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते, जिनको हमने अभी अभी समझा। दूसरी बात लिख सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत राजाओं का गुणगान करते हैं, लेकिन घटनाओं की झलक देते हैं, घटनाओं को बता देते हैं, घटनाओं को एकदम अच्छे तरीके से नहीं बताते, लेकिन हाँ राजाओं महाराजाओं का गुणगान करते हैं। विदेश की जो साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों की वृत्तांत वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, यानी कि एक सही जानकारी देते हैं। अभिलेख और सिक्के प्रत्यक्ष और समकालीन साक्ष्य हैं, जो सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। और लास्ट बात यह कि पुरातात्विक अवशेष उस समय के समाज, धर्म और कला का दर्पण होते हैं। इस तरीके से ये सारे साक्ष्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानना और समझना। विस्तार से आपने इन चीजों को जाना और समझा, परखा, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, विस्तार से जानेंगे। ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, आप बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ऐसे 20 MCQs मैंने तैयार किए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
पहला क्वेश्चन आप देखेंगे और मैं विस्तार से उसको लिख भी रखा हूं, यानी कि आपके लिए अब जब आप वीडियो देखेंगे और वीडियो के अंदर पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो पीडीएफ पढ़ने में आपको फिर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पर समझ जाएंगे, इतना विस्तार से मैंने लिख रखा है नीचे। समझिए पहला प्रश्न जैसे है, प्रयाग प्रशस्ति किस शासन की विजय गाथा को दर्शाती है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में बताती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त कौन है बेटा? अब देखिए अभी आगे चल करके आपको पढ़ना है, लेकिन समझे प्रयाग प्रशस्ति हर्षेण के द्वारा, हर्षेण ने लिखा है इसको, एक संस्कृत प्रशस्ति। तो आपसे पूछा था प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, किसने लिखा है? तो हर्षेण ने लिखा है, जो समुद्रगुप्त के अद्वितीय सैन्य अभियान और बहुपक्षीय विजयों को दर्शाती है। दूसरा पॉइंट मैंने लिख रखा है, यह लेख इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित है। कौन? प्रयाग प्रशस्ति कहां पर है? प्रयागराज के अशोक स्तंभ जो है वहीं पर लिखा हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है उस समय के बारे में जानकारी देने का। इसके साथ ही साथ इसमें समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत में किए गए दिग्विजय अभियानों, अश्वमेध यज्ञ तथा राजनीतिक नीति यानी विजय के बाद जो क्षमा, सभी का सुंदर वर्णन दिया गया है। और इसे भारत का नेपोलियन कहे जाने का आधार यहीं से प्राप्त होता है, इसी अभिलेख से। इस तरीके से प्रयाग प्रशस्ति और समुद्रगुप्त से रिलेटेड ये 4-5 पॉइंट मैंने तैयार किए हैं, ऐसे हर क्वेश्चन के नीचे मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। आप अगर हमारे से जुड़ते हैं, हमारे कोर्स में ज्वाइन होते तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोर्स में जुड़ने के लिए करना क्या है, आपको तुरंत एसएमएस कीजिए 9161936062 पर, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर करना क्या है, आपको अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है, ठीक है, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके आपको भेज देने हैं। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। थर्ड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट की तैयारी, 3 मेजर सब्जेक्ट में आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर, इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में करवा दी जाएगी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। विस्तार से चीजों को बताने का प्रयास करूंगा, तो आपको बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर? तो इस तरीके से मैं विस्तार से आपको चीजों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, कहीं पर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। केवल 100 रुपए फीस में आपको पांचों सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाएगी। लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालय में, उन सभी का पूरा जानकारी आपको मिलेगा। बिल्कुल आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। सीरीज, किताब अगर नहीं, कुछ भी आपको नहीं खरीदने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ यहीं पर मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ नोट्स में आपका एमसीक्यूज जो होगा, एमसीक्यूज का आंसर साथ में लिखा हुआ पूरा डिटेल से जानकारी, सब कुछ ऐसे आपका रहेगा। मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 100 रुपए फीस में। जिनको भी जुड़ना तुरंत एसएमएस कीजिए, देर मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट से आप देखिए। दूसरा प्रश्न आ चुका है, हर्षचरित नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? हर्षचरित को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षेण ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति को चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो को लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात। ठीक है, बाणभट्ट ने लिखा हर्षचरित को, हर समय के हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देती रचना। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षचरित उनकी प्रसिद्ध जीवनी रचना है, जो कि किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की जीवनी। यह संस्कृत गद्य में रचित है और 7वीं शताब्दी के उत्तर भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का एक दर्पण है, आईना है। इसमें हर्ष की नीति, युद्ध नीति, शासकीय प्रणाली तथा तत्कालिक कश्मीर, कन्नौज, प्रयाग आदि क्षेत्रों का विवरण भी हर्षवर्धन की जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित में लिखा हुआ है। हर्षचरित को भारतीय ऐतिहासिक जीवनी परंपरा की प्रारंभिक कड़ी भी माना जाता है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजतरंगड़ी किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास प्रस्तुत करती है? तो ये कश्मीर के राजाओं का इतिहास प्रस्तुत करती है लगभग में। ठीक है, कई 107 राजाओं के वर्णन करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजतरंगड़ी की रचना 12वीं शताब्दी में कल्हड़ ने की थी। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारत के राजाओं का क्रमिक ऐतिहासिक वृत्तांत मिलता है सबसे पहली बार। इसमें कश्मीर के 107 से अधिक राजाओं का शासनकाल, उनकी युद्ध नीतियां, धार्मिक प्रवृत्तियां आदि का उल्लेख किया गया है। शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से और आलोचनात्मक सोच इसे अन्य पौराणिक ग्रंथों से अलग बनाते हैं। यह कश्मीर के साथ साथ उत्तर भारत की राजनीति को भी प्रभावित या उजागर करता है, ये बात भी ध्यान रखें। तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी से रिलेटेड ये भी जानकारी आप लिख सकते हैं। ये अति लघुत्तरीय में, लघुत्तरीय में भी आप जानकारी लिख सकते हैं, तो इससे बड़ा फायदा होगा। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, सभी कुछ भी आपसे पूछा जाए, कैसा भी क्वेश्चन आप लिख पाए।
चौथा प्रश्न आ चुका है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंधित थे? पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान जो थे बेटा, ये चौहान वंश के संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, चौहान वंश या चाहमान वंश कह सकते हैं जिसको, ठीक है। पृथ्वीराज रासो का जो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। वीर गाथा काल की प्रमुख रचना मानी जाती है हिंदी साहित्य की। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन, वीरता, दिल्ली और अजमेर पर उनके नियंत्रण और मोहम्मद गौरी से संघर्ष का वर्णन मिलता है। साहित्यिक सौंदर्य के साथ यह राजपूत गौरव, समाज और युद्ध नीति का परिचय देता है यह ग्रंथ। यद्यपि इसमें कुछ अतिरंजना यानी कि अतिशयोक्ति है, फिर भी यह इतिहास के पूरक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण रूप से काम करता है, क्योंकि एक घटनाओं के बारे में बढ़िया जानकारी देता है, लेकिन हाँ तथ्य नहीं है इसमें, ठीक है। पांचवा प्रश्न, ह्वेनसांग ने भारत यात्रा के दौरान किस सम्राट के दरबार में समय बिताया था? तो सम्राट कौन है? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हर्षवर्धन के समय काल में आया था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने भारत यात्रा 630 से 645 यानी 15 वर्षों तक भारत में रहा। उन्होंने हर्षवर्धन के आमंत्रण पर कन्नौज के दरबार में लंबे समय तक निवास भी किया था। ठीक है, विद्वान आदमी था। उनके यात्रा विवरण से यानी हर्षवर्धन मतलब किसके? ह्वेनसांग के तत्कालीन प्रशासन, शिक्षा, नालंदा धर्म, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी, धर्म, समाज, राजनीतिक या विस्तृत जानकारी हमको मिलती है। ह्वेनसांग ने भारत को समृद्ध लेकिन नैतिक रूप से शुद्ध बताया, जो हर्षकालीन युग की प्रशंसा करता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अलबरूनी ने किस भारतीय राजा के समय भारत की यात्रा करी थी? अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। किसके समय में आया था? महमूद गजनबी के समय भारत आया था। अलबरूनी एक फारसी विद्वान, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था। वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और वर्षों तक यहाँ पर भारत में रहा। उसने संस्कृत सीखी, किताब उल हिंद नामक एक ग्रंथ लिखा जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भारत की धर्म, दर्शन, समाज, विज्ञान, शिक्षा, प्रशासन, जाति व्यवस्था इन सभी का निष्पक्ष विश्लेषण किया गया है। यह ग्रंथ मध्यकालीन भारत को मुस्लिम दृष्टिकोण से समझने में एक प्रकार से एक बढ़िया स्रोत है, श्रेष्ठ स्रोत है, बढ़िया स्रोत है, अच्छा स्रोत। अगला प्रश्न, तहकीके हिंद। तहकीके हिंद ग्रंथ का रचयिता कौन है? तहकीके हिंद का रचयिता कौन है भैया? अलबरूनी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तहकीके हिंद को किसने लिखा? अलबरूनी ने लिखा। तहकीके हिंद या किताब उल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखी गई वह अमूल्य पुस्तक है जो भारत का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करती है। इसमें भारतीय ग्रंथों, वेद, उपनिषदों, समाज व्यवस्था, पंचांग प्रणाली, खगोल विज्ञान, दार्शनिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, जो है अरब यात्रियों से या अरब के लोगों से। यह भारत के बारे में लिखी गई सबसे वैज्ञानिक और तुलनात्मक विदेशी रचना मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है। खजुराहो मंदिर किस वंश के द्वारा निर्मित किए गए थे? खजुराहो मंदिर जो है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। खजुराहो के मंदिर मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला की चरम उपलब्धि माने जाते हैं, मतलब सबसे जबरदस्त चीजें मानी जाती है। इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था। मंदिरों में हिंदू और जैन धर्मों की समावेशी परंपरा के दर्शन होते हैं। हिंदुओं के भी देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं और जैन धर्म के देवी देवता है। ठीक है, इन मंदिरों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि नग्न मूर्ति कला और शिल्प सौंदर्य इसमें दिखाया गया है, जो तत्कालीन समाज की खुलेपन और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दिखाता है। यह स्थापत्य हमें मध्यकालीन राजनीतिक स्थिरता और धार्मिक विविधता का प्रमाण देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप पढ़ेंगे तो आप इसको दीर्घ उत्तरीय में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लघु उत्तरीय में लिख सकते हैं। एक ऐसा तरीके से मैं आपको की बार पढ़ा रहा हूँ कि जैसा आपको चाहिए था। आपको बीए के क्षेत्र में इस तरीके का इतना जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पा रहा होगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं दिन रात आपके लिए मेहनत करके कंटेंट तैयार करने में कम से कम 2 घंटे का समय केवल कंटेंट बनाने में लगता है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आप बताएं कि हाँ गुरुजी आप मेहनत करते तो हम भी आपके लिए लाइक करते हैं, आपको कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और आप कोर्स से हमारे जरूर जुड़े। ठीक है, कोर्स से जुड़ेंगे तो आप मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं एक प्रकार से ऐसे नोट्स आपके लिए तैयार कर रहा हूं जैसे जैसे आप कोर्स में बढ़ोतरी करते हैं, कोर्स में ज्वाइन होते हैं, आपके लिए इतना जबरदस्त नोट तैयार किया जा रहा है कि एक भी क्वेश्चन आपका चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल कहीं की भी परीक्षा आप दे रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, तो उसके लिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं था? बताएं। तो पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये सब शामिल थे, गुप्त राजा नहीं शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष 8वीं से 10वीं शताब्दी तक चला, जिसमें 3 प्रमुख शक्तियां शामिल थी। प्रतिहार जो पश्चिम भारत के शासक थे, पाल जो पूर्व भारत में शासन कर रहे थे, पाल वंश के शासक, और राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत के शासन कर रहे थे। और पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इन तीनों के बीच में क्या होता था? लड़ाइयां होती थी सत्ता को लेकर के, और इस तरीके से इन तीनों के बीच संघर्ष लगातार चलता रहा।
सभी इस प्रमुख नगर कन्नौज पर नियंत्रण करना चाहते थे। किस पर? कन्नौज पर सब लोग कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि यह गंगा घाटी की आर्थिक और राजनीतिक कुंजी थी। इसलिए इन तीनों शासकों के बीच में हमेशा से मारधाड़ होती रही है। ठीक है, गुप्त वंश इस संघर्ष से पहले समाप्त हो चुका था, इसलिए वह इस संघर्ष का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन में काट दिया। यह संघर्ष उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता और शक्ति संतुलन को दिखाता है। ठीक है, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए तीनों शक्तियां आपस में लड़ रही थी। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया वह कौन था? उसका नाम था, क्या नाम था बेटा? मोहम्मद बिन कासिम उसका नाम था। 712 ईस्वी में उसने शासन भारत पर आक्रमण किया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कई बार प्रश्न आता रहता है। मोहम्मद बिन कासिम जो है उम्मयद वंश का एक सेनापति था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर वहां शासन स्थापित किया। उसने राजा दाहिर नाम के राजा थे जो सिंध पर शासक कर रहे थे, उनको हराया। सिंध को मुस्लिम साम्राज्य से जो है एक प्रकार से यहाँ से शुरुआत होती है। यह भारत में पहला संगठित इस्लामी सैन्य अभियान था, जिसने भारत में इस्लाम के राजनीतिक प्रवेश की शुरुआत जो है 712 में कर दी। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार अगर देखें तो यह घटना भारत के मध्यकालीन इतिहास का पहला मोड़ थी, जिससे बाद में गजनबी और गौरी जैसे आक्रांता प्रेरित हुए। ठीक है, और यहीं से आप देखते हैं भारत में जो हिंदू शाही शासक है वो खत्म होने के कगार पर होते हैं, और हिंदुओं में एक प्रकार से जो राजपूत शासक है उन लोगों ने मोर्चा संभाला। लेकिन जहां तक है, चूंकि अस्त व्यस्त पूरी शासन व्यवस्था थी, ऐसे में कोई उतना ज्यादा जो है प्रभाव नहीं पड़ा। 11वां प्रश्न, हर्षचरित ग्रंथ के लेखक कौन है और यह ग्रंथ किस शासक के जीवन से संबंधित है? हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट ने लिखा है और हर्षवर्धन से रिलेटेड है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी, ललितादित्य कल्हड़ की जो रचना है उसका नाम है राज तरंगड़ी। ललितादित्य मुक्तापीठ जो कश्मीर का शासक था उसके बारे में जानकारी देता है। चंद्रबरदाई जो लेखक हैं पृथ्वीराज रासो लिखते हैं, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ पृथ्वीराज के बारे में जानकारी देता है, चाहवान वंश के हैं ये। मत्स्येंद्र नाथ नाम के एक विद्वान है, उनकी रचना नागार्जुन के बारे में जानकारी देती है। तो इस तरीके से तमाम सारी जानकारी यहाँ पर आपको हो गई। देखिए, हर्षचरित संस्कृत में लिखा गया एक गद्य काव्य है। इसे बाण भट्ट ने लिखा है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसमें हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन, विजय अभियानों और उनके राज्य की सामाजिक स्थिति का विवरण दिया गया है। यह ग्रंथ उस काल का ऐतिहासिक दस्तावेज भी माना जाता है, क्योंकि इसमें 7वीं शताब्दी की उत्तर भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और धर्म का प्रत्यक्ष वर्णन आपको मिल जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेट कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरीके से अगर आप चाहें इसको मैं और शॉर्ट में लिख दूं, 2 ही लाइन में लिख दूं व्याख्या, क्या आप इस शॉर्ट को थोड़ा सा लंबा चाहते कि भाई जानकारी आपको मिलती रहे? अगर नहीं चाहते तो भी बता दें, चाहते तो भी बता दें, कमेंट करके बताइएगा। मतलब कि यहाँ पर नहीं, चैट में नहीं कमेंट करना, आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। राज तरंगड़ी ग्रंथ में किस क्षेत्र का ऐतिहासिक वर्णन है? कश्मीर का। सी ऑप्शन, ये तो मैं चर्चा कर चुका हूँ। भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये सब ये हो गए जो क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ह्वेन ने भारत की यात्रा किस भारतीय शासक के काल में की थी? तो वो किसके काल में की थी? हर्षवर्धन के समय काल में। ये भी क्वेश्चन मैंने आपके हो चुका है। हाँ, अगला 14 नंबर क्वेश्चन, सांची, भरहुत, अमरावती आदि स्थानों से प्राप्त स्तूप, मूर्तियां और स्थापत्य किस श्रेणी में आते हैं? साहित्यिक स्रोत में नहीं आते हैं, विदेशी स्रोतों में भी नहीं आते हैं, ये पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पुरातात्विक स्रोतों में मंदिरों, स्तूपों, मूर्तियों, भवनों तथा नगरों के खंडहर शामिल होते हैं। सांची, भरहुत और अमरावती में बौद्ध कला का अद्भुत विकास दिखता है। ये स्रोत धर्म, संस्कृति, कला, स्थापत्य कला और तत्कालीन समाज के स्वरूप को समझने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। शुक्ल स्टडी पॉइंट कहता है कि इन्हें अस्थायी स्रोतों की श्रेणी में रखा गया है, जो राजनीति और धार्मिक संरचना को उजागर करते हैं। इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, इलाहाबाद स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति किसके काल की प्रमुख अभिलेख है? ये जो है किसके काल का? समुद्रगुप्त का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसका तो व्याख्या आप इसको समझने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं शुरुआत में इसको समझा चुका हूँ। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, संस्कृत भाषा में, नागरी लिपि में भी लिखा हुआ है। यह राजनीतिक इतिहास का अत्यंत मूल्यवान स्रोत है, क्योंकि इसे गुप्त कालीन उत्तर भारत के राजनीतिक विस्तार का सटीक विवरण है। 16 नंबर क्वेश्चन से, परमार वंश के इतिहास की जानकारी मुख्यतः किस साहित्यिक स्रोत से मिलती है? तो किससे मिलती है? नव साहसांक चरित से मिलती है परमार वंश के बारे में जानकारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नव साहसांक चरित महान कवि पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित संस्कृत काव्य है। यह परमार वंश के शासक सिंहसेन द्वितीय यानी नव साहसांक के शासन काल का महत्वपूर्ण विवरण देता है।
इससे हमें मध्य भारत और उत्तर भारत की राजनीति, प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। आगे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है उदंतपूर्ण के स्तंभ से किस राजा की विजय यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो बताएं इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? नागभट्ट द्वितीय के बारे में। उदंतपूर्ण शिलालेख राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहारों के संघर्ष को उजागर करता है। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की विजय का उल्लेख मिलता है। इससे हमें इस काल की उत्तर भारतीय राजनीति में सैन्य संघर्षों और शक्ति संतुलन की स्थिति का पता चलता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तहकीक हिंद ग्रंथ किस विदेशी यात्री के द्वारा लिखा गया है? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया तहकीक हिंद। ठीक है, अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने भारत की संस्कृति, धर्म, विज्ञान, समाज और इस सभी के बारे में लिखा। इस स्रोत से हमें भारत के धार्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक जीवन की सटीक जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तहकीक हिंद 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्राचीन काल की मुद्रा अध्ययन की विधा को क्या कहते हैं? उसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा अध्ययन को न्यूमिनेटिक्स कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। 647 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी के काल में अनेक राजवंशों की मुद्राएं मिली हैं, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश की चांदी की मुद्राएं, पालों की ताम्रपत्र की मुद्राएं। इन सिक्कों से न केवल शासकों के नाम व काल का, समय का पता चलता है, बल्कि उस युग की आर्थिक स्थिति, कला और धर्म का भी ज्ञान हमको सिक्कों के माध्यम से भी पता चल जाता है। ठीक है, यानी सिक्के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए बढ़िया साक्ष्य है। 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त शिलालेखों में पृथ्वीराज तृतीय यानी चौहान वंश के जो शासक, महान शासक है पृथ्वीराज चौहान जी, उनका उल्लेख मिलता है? वो किससे मिलता है? दिल्ली मेहोल अभिलेख से मिलता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी। देखिए, दिल्ली का मेहोल शिलालेख पृथ्वीराज तृतीय के समय का प्रमुख अभिलेख है। इसमें चौहान वंश की सैन्य शक्ति, दान, प्रशासनिक नियंत्रण, धार्मिक निष्ठा, इन सभी का वर्णन जो है इस ग्रंथ, इस जो है अभिलेख में मिलता है। इससे हमें 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के राजनीतिक हालात की सटीक जानकारी मिलती है। विशेष रूप से मुस्लिम आक्रमणों के पूर्व के समय के बारे में पूरी जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया, पूरी डिटेल्स जानकारी मैंने दी। आपको अगर हमारे कोर्स में ज्वाइन होना तो एसएमएस कर दीजिए 91 61 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिए। गुरुजी बोल दीजिए कि हमको गुरुजी 100 रुपए वाला कोर्स ज्वाइन करना है। 100 रुपए में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके इस नंबर पर भेज दीजिएगा। आपके लिए पूरी व्यवस्था है, सभी सब्जेक्ट का चीजें मिलेगी आपके पास। एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट की 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर और को करिकुलर, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, सभी की तैयारी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। इसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपकी क्लास होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। यूट्यूब पर भी क्लास होगी, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर क्लास ही नहीं होगी, लेकिन जो पीडीएफ प्राप्त होगी आपको, पीडीएफ आपको सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का फायदा ये होता है कि आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाते हैं, आप हमसे बातचीत कर पाते हैं, सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। ठीक है, केवल 100 रुपए फीस है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। इसमें आपको को करिकुलर की पूरी तैयारी, मेजर की, माइनर की, सबकी तैयारी होगी मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, ध्यान रखिए, तुरंत एसएमएस कीजिए और तुरंत जुड़ जाइए, देर ना कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।